नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेट डिस्कस कर रहे थे और आज बारी है एंशिएंट हिस्ट्री के 5th पार्ट की, जिसको कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन के। तो जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देख लें ताकि वो एक सीरीज में आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन महापद्म नंद थे और यही वह कारण था जिसके कारण से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय नंद वंश बहुत ताकतवर माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है, तो यह बना हुआ है लकड़ी से और इसके अवशेष जो हैं वह बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, तो वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। तो अगर यह भी प्रश्न में आए कि सौराष्ट्र के किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था, तो उसका आंसर है पुष्यगुप्त। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका का क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं अफगानिस्तान, बिहार, कलिंगा ये सब पे उनका शासन था और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को वहां पे भेजा था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा स्थापित की गई थी पाटलिपुत्र में। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक भी बताना चाहूंगा कि 4 जो बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति जिसे हम कहते हैं वह जो आयोजित की गई थी, उसके लिए एक सूत्र मैं देता हूं आपको, रा वै पाकू। पहला जो था वो राजगृह में हुआ था, रा, वै वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। और इसके जो शासक हैं चारों, उसका क्रम मैं बता देता हूं आपको, अजा कालाशोकनी, अजा कालाशोकनी। अजा से अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध सभा हुई थी, कालाशोक के समय में दूसरी हुई थी, अशोक के समय में तीसरी हुई थी। तो इधर रावे पाक तीसरा नंबर और इधर आजा कालाशोक। ये कालाशोक जो है वो एक्चुअली अशोक, कालाशोक के बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और क्लियर करूंगा आपके लिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो यह जो है वो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने शिलालेख को लिखा था। और अगर लिपि की बात की जाए तो यह ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है?
तो अशोक के धम्म का मूल संदेश है वह है बड़ों का सम्मान। इसमें एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं। अपा सिनवे बहु कयाने दया दाने सच सोचिए मादिये साधवे चौ। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता नहीं था। अतः ये सी नहीं है, ये ऑप्शन ई है आपका, क्योंकि इसमें शांति और अहिंसा भी है और बड़ों का सम्मान भी है। माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ई है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मागधम संघम अभिवादेतुनम अहा अपाबा धतंच। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि यह राजनीतिक शास्त्र है, अर्थात यह इसमें से हम आर्थिक संबंध नहीं है, यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास भी नहीं है, विदेश नीति भी नहीं है, धन संचय भी नहीं है। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं के तहत हम लोग इसको रख सकते हैं। और ये 2017 में पूछा गया है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है बीपीएससी का। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही विवादास्पद रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में डिवाइड किया था, और यह उनकी पुस्तक इंडिका में वर्णित है। ये सातों जो श्रेणियां हैं वो है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख है। तो मेगास्थनीज ने यह उल्लेख किया था और यह उनकी पुस्तक इंडिका में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जैसा कि यह आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा यह प्रश्न दूसरे या तीसरे पेज पे, और यह बहुत हाल में 2018 में पूछा गया था कि ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। तो जैसा कि लुसेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि यह लेखक 80 ईस्वी के आसपास इसने भारत का दौरा किया था और इसने अपनी बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन इस पुस्तक के लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन ई। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत है इंडिका, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिका के 7 प्रजातियों का या 7 समुदायों का वर्णन उन्होंने किया है। तो इंडिका मेगास्थनीज की
कृति है और उसमें हम पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई वह हम जानते हैं कि वह उदयन है, लेकिन चूंकि इसमें से उदयन यहाँ पे उपलब्ध विकल्पों में नहीं है, इसीलिए अब हम जानते हैं कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन था और शिशुनाग वंश से भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो हर्यक शिशुनाग के बाद मौर्य वंश का शासन था। तो मौर्य वंश के जो हमारे स्थापक थे, संस्थापक थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो डेफिनेटली इसका ए ऑप्शन के साथ हम लोगों को जाना पड़ेगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वह शासक जिन्होंने व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था वह हैं वीमा कदफिसेस। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रश्न है कि व्यापक पैमाने पे, तो व्यापक पैमाने पे उसका आंसर जो है वही वीमा कदफिसेस है। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो गांधार शैली कुषाणों के समय में फैली। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली, दो मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग के बाद कण्व वंश का शासन था। तो इसके लिए भी एक आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे हशीन मौर्य, शुंग, कण्व, शुककु मीन्स हशीन से ह से देखिए हर्यक, शी से शिशुनाग, नौ से नंद, हशीन मौर्य, फिर उसके बाद मौर्य, शु से शुंग, क से कण्व, शुंग कण्व, और कु से फिर कुषाण। इस तरह से हमारा प्राचीन भारत का शासन चल रहा था। अगला प्रश्न है कि तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन हुआ था, और अंतिम राजा भी याद रखिए देवभूति थे शुंग वंश के, और उसके बाद कण्व वंश का शासन स्थापना हुआ था भारत पे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला हुआ है, और ये कलिंग के राजा थे और चेदी वंश के शासक थे ये। और अगर ये हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी में हम लोगों को हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, और अभी भी यह एक दर्शनीय स्थल है भुवनेश्वर में, उदयगिरी। वहां पे आप अभी भी इस अभिलेख को देख सकते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका उत्तर है गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां से के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण शहर वेन्सांग के आगमन तक गांव बन गया। तो यह शहर नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ वह गुप्त काल में हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो यह है गुप्त वंश।
गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी गृहहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? मतलब कितना भूमि राजस्व लिया जाता था? तो वह दर थी उपज का छठा भाग। याद रखिएगा, उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था किसानों को। सॉरी, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी भूमि का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। षष्ठांश मतलब छठा भाग। और भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया। याद रखिएगा, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक जो देन है वह थी गुप्त शासकों की। भागवत एवं वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। आइए अब अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो वेनसांग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे 637 ईस्वी में, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। और हम यह भी जानते हैं कि नालंदा जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो वाराणसी जो है वह औद्योगिक नगरी था और यहीं पे सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। तो जब वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे तो उस समय में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर भारत में वाराणसी था। कवि बाण निवासी था। तो बाण मतलब बाणभट्ट की बात की जा रही है, और यह जो है वो पाटलिपुत्र के ही थे। पाटलिपुत्र क्षेत्र में सोन नदी के पास में इनका घर था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो बिहार का भ्रमण है इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लग रहा है। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। तो चूंकि वे 671-72 में आए हैं, इसमें से जो ऑप्शन है वो 637, 35, 405, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा 671-72 में इत्सिंग आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहियान फेमस है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, और वह भी बौद्ध शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र, तो यह बहुत बार रिपीट हो सकता है। और कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल के बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो प्राचीन काल के बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा द्वीपों से था।
अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंसक था वह बख्तियार खिलजी था। तो वह चूंकि तुर्क मुस्लिम था, इसीलिए उसके विनाश के कारण मुस्लिम सही ऑप्शन ए। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो सहयोगी थे चंदेल राजा। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग दिया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो मंदिर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक, तो अभी अभी हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त के बारे में जाना था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। तो नालंदा कुमार गुप्त और विक्रमशिला धर्मपाल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में जिनका उल्लेख नहीं हुआ है वह है कदंब, चोल, चेर, पांड्य, ये सभी संगम साहित्य में वर्णित है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम युग में उरेयूर जो विख्यात था वह था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? तो डेफिनेटली विशाख दत्त हैं, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन किया है और यह मुख्यतः जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख सकते हैं। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धृंडिराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग रेस्ट प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये ओके हम क्लोज ही करने वाले हैं, तो हम क्लोज ही कर देते हैं। सॉरी, ये बहुत सारा नहीं बचा है, तो आप भी नेक्स्ट वीडियो का वेट मत कीजिए। लेट्स कंप्लीट इट। सो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, फेमस है पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई। और पृथ्वीराज तृतीय के ये दरबारी कवि चंदवरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदता के लेखक हैं भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव जो रचना है वो कालिदास की है। महाकवि कालिदास की रचना है कुमार संभव। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर जो मौन स्रोत है, मतलब जिसके बारे में जिस स्रोत से प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों की जानकारी नहीं मिलती है, वह है मिलिंद पन्नु। और यह जो है नागसेन द्वारा लिखा गया था। बौद्ध भिक्षु नागसेन ने मिलिंद पन्नु लिखा था, जिसमें मिनांडर के साथ नागसेन के प्रश्न उत्तरों का वर्णन है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित जो है बाणभट्ट की पुस्तक है और यह पुस्तक हर्षवर्धन के इतिहास का वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। याद रखिएगा, चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? यह बहुत हाल में 2017 में पूछा गया है। इसका उत्तर है गोपुरम। मंदिर के आकर्षक द्वार जो है दक्षिण के मंदिरों को, उनको गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उसके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला में
विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो गोपुरम बहुत मुख्य विशेषता भी है। तो अगला है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में शुरू करेंगे। और आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, हम इसी तरह से इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।